हेलो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आज के वीडियो जिसका नंबर 5 है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, लाइट का स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम समझें कि ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी जो होती है वह ऐसी बॉडी होती है विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन एंड इमिट्स ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऐसा पिंड, एक ऐसा आदर्श पिंड, एक ऐसी बॉडी जो कि सभी प्रकार के सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और फिर सभी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यानी विद्युत चुम्बकीय विकिरण को रेडिएट करती है, मतलब कि बाहर निकालती है। तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। यह ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के बारे में यानी कृष्णिका के रेडिएशन के बारे में सबसे पहले प्लांक ने बताया था। तो प्लांक ने यह देखा था कि जब किसी सॉलिड्स को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह सभी प्रकार के रेडिएशन देता है। जैसे कि अगर एक आयरन रॉड को मतलब लोहे की छड़ को हीट किया जाए, किसी भट्टी में गर्म किया जाए, तो यह शुरू में हल्की लाल होती है और इसको हीट करने पर ये गहरी लाल हो जाती है और जब टेम्परेचर और बढ़ जाता है तो ये वाइट हो जाती है और उसके बाद भी और अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर ये काफ़ी अधिक तापमान पे इट बिकम्स ब्लू। यह कैसी हो जाती है? ब्लू हो जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे टेम्परेचर में इंक्रीज़ होता है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे जो रेडिएशन निकलते हैं उनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी लो से हाई होती जाती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। मतलब कि वेवलेंथ कैसी होती जाती है? शॉर्टर होती चली जाती है। अब जैसे कि लोहे की रॉड में शुरू में लाल रंग होता है और अधिक टेम्परेचर पर वो ब्लू हो जाता है। तो जो रेड कलर है वो कम फ्रीक्वेंसी का है यानी कि कम आवृत्ति का है और ब्लू रंग जो है वो अधिक आवृत्ति का है यानी कि अधिक फ्रीक्वेंसी का है। तो ऐसी बॉडी, एक ऐसा आइडियल बॉडी यानी एक ऐसा आदर्श पिंड जो सभी प्रकार के ऑल टाइप के आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर ले और इमिट कर ले, इसी को कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी कहते हैं। अभी आप ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में हमें दिखाई दे रहा है कि जब किसी रेडिएशन की वेवलेंथ घटती है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर दी है वेवलेंथ, ये वेवलेंथ घट रही है। वेवलेंथ घट रही है मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमको ये क्या मिलती है? पीक मिलती है। मतलब कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो बढ़ रही है और एक निश्चित हाइट पे पहुंच के, एक पीक पर पहुंचने के बाद ये फिर से दिखाई दे रहा हमको क्या होती है? घटने लगती है। और अगर टेम्परेचर कम है तो पीक की हाइट कम है यानी इंटेंसिटी कम है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ यह इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम टेम्परेचर देखें 3500 केल्विन पर पीक यहाँ पर है और 5500 केल्विन पर पीक हाइट के ऊपर है। तो इस प्रकार यह जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको सबसे पहले प्लैंक ने ऑब्जर्व किया। अब प्लैंक ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उस समय जो अवधारणा प्रचलित थी उसके अनुसार इसको एक्सप्लेनेशन यानी लाइट के तरंग सिद्धांत के आधार के ऊपर, लाइट की वेव थ्योरी के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। इसलिए प्लैंक ने इसको एक्सप्लेन किया और प्लैंक ने एक नई थ्योरी दी जिसको प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहते हैं। प्लैंक ने बताया कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो जो एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में करते हैं। डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ का मतलब है विविक्त मात्राओं में करते हैं। विविक्त मात्राओं मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करते हैं, छोटे छोटे बंडल एनर्जी के एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज क्वांटम। और वह सबसे छोटी मात्रा एनर्जी की जो कि एब्जॉर्ब की जा सकती है या इमिट की जा सकती है, मतलब जो कि या तो उत्सर्जित की जा सकती है या फिर एटम द्वारा या मॉलिक्यूल द्वारा ग्रहण की जा सकती है, उसको बोलते हैं क्वांटम। और अगर यह रेडिएशन लाइट का है तो लाइट में इस क्वांटम को बोलते हैं फोटॉन। अब
तो ये पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया। पहला पॉइंट ये बोलता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ में करते हैं, मतलब छोटे छोटे बंडल्स के रूप में करते हैं एनर्जी के, और ये बंडल्स को हम क्वांटम बोलते हैं। और लाइट में इस एनर्जी पैकेट को या एनर्जी बंडल को बोला जाता है फोटॉन। अब ये जो रेडिएशन है, इन जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन इस एनर्जी का हो रहा है, तो ये इनकी जो एनर्जी है, क्वांटम की जो एनर्जी है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की, तो उसका जो क्वांटम है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो रेडिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब कि उसका जो क्वांटम है उसकी भी एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हाई इज़ द फ्रीक्वेंसी, हाई इज़ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। अब जो एनर्जी है रेडिएशन की, उसको एक्सप्रेस करते हैं ई से, और ई इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो हमने यहाँ पे लिखा ई बराबर एच न्यू। यहाँ पर ई क्या है? ई है एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। एच क्या है? एच को प्लांक का स्थिरांक यानी प्लांक्स क्वांटम संख्या बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो है 6.626 × 10 जूल सेकंड। और न्यू क्या है? न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो एनर्जी ऑफ द क्वांटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला E = h न्यू, where E is energy of the radiation, h is Planck's constant and न्यू is the frequency। तो क्वांटम की एनर्जी को E से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे E रेडिएशन की एनर्जी है, h क्या है? h प्लांक का स्थिरांक है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हुए उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के फंक्शन के रूप में एक्सप्लेन किया। तो इस प्रकार से प्लैंक की थ्योरी के आधार पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया जा सका। अब हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ द इमिशन व्हेन electromagnetic radiation such as light hits a material like metals. Electron emitted in this manner are called photoelectrons। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि जब किसी मेटल के ऊपर, मटेरियल से मतलब यहाँ पे जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स जैसे कि सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इस प्रकार के जो मेटल्स हैं, रुबिडियम है, इन मेटल्स के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिट करता है, मतलब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण आके उनके ऊपर फॉल होता है, गिरता है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जैसे, और इन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक मेटल सरफेस आपको दिखाई दे रही है। ये मेटल सरफेस बनी हुई है यानी मेटल की सतह है। इसके ऊपर ये लाइट रेडिएशन यहाँ से फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आ रहा है लाइट रेडिएशन आ रहा है, और जब ये लाइट रेडिएशन इसके ऊपर फॉल हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ डिटेक्टर ने इसको मेज़र किया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है व्हेन लाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, जब किसी मेटल सतह के ऊपर कोई लाइट का रेडिएशन फॉल होता है और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनको बोलते हैं फोटो। अब हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स, यानी इसके क्या परिणाम होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें स्पेशल होती हैं। The electrons are ejected from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface। मतलब कि जैसे ही किसी मेटल की सतह के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हिट करता है, फॉल होता है, जैसे लाइट उस सरफेस को स्ट्राइक करती है, टच करती है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस में से निकल के बाहर आ जाते हैं। मतलब उसमें जरा सा भी टाइम की गैप नहीं होती है। जैसे ही लाइट रेडिएशन फॉल हुआ तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसमें कहीं पे कोई देरी नहीं होती, इमीडिएट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वह किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी, यानी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी चमक के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लाइट का बीम की चमक जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, फॉर ईच मेटल देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व। हर एक किसी भी मेटल के लिए एक दहली ऊर्जा होती है, एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, एक लाक्षणिक, एक निश्चित मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए। मतलब उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी का मिनिमम आवृत्ति का रेडिएशन होना चाहिए। अगर उस आवृत्ति से कम का रेडिएशन है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। और उस आवृत्ति को, जो मिनिमम आवृत्ति, मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या फिर दहली ऊर्जा बोलते हैं। तो इतना दहली आवृत्ति बोलते हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी उसमें होना ही चाहिए। उससे अगर कम फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। और उसको हम n0 से, n0 से प्रदर्शित करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी जो है n0 से अधिक है यानी हायर है, तो जो हायर एनर्जी है वह उसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ईज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड। जैसे जैसे एनर्जी, फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की बढ़ती जाएगी, यानी मिनिमम फ्रिक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन हो और यह फ्रिक्वेंसी अगर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। अब हम देखते हैं रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When light falls on metal surface, the photon strike an electron and transfer their energy to electron, and then electrons come out. This electron is known as photoelectron. हमने ये देखा कि जब मेटल की सरफेस के ऊपर कोई रेडिएशन आता है तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल जाता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया और ये प्लैंक्स के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें ये बताई गई है बात कि जैसे ही कोई लाइट रेडिएशन आकर के मेटल की सरफेस पर टकराता है तो जो लाइट के फोटॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है, उनकी अंदर की जो ऊर्जा है, वह उन ऊर्जा मेटल की सरफेस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा एक्स्ट्रा मिल जाती है और एनर्जी मिल जाती है, तो वह अपनी सरफेस छोड़ के ऊपर उड़ जाते हैं। मतलब वो क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो मिनिमम एनर्जी, जो न्यूनतम एनर्जी लगती है, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड रहती है। इफ़ द लाइट रेडिएशन हैव एनर्जी मोर देन द वर्क फंक्शन, देन द एक्स्ट्रा एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो रेडिएशन फॉल होता है उसकी अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी है, तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांसफ़र हो गई है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम आ जाती है। मतलब वह उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। मोर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, मोर विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड देयरफॉर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो बी मोर। जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि रेडिएशन ज़्यादा होने पर, ब्राइटनेस ज़्यादा होने पर, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं। तो उसका कारण ये है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज़ मोर, तो उसमें से आने वाले फोटॉन्स भी ज़्यादा हैं। और अगर फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उससे एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इसलिए इंटेंसिटी बढ़ने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ने पर, यानी तीव्रता बढ़ने पर, चमक बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है।
तो बच्चों यह हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। एक बार हम इसका डायग्राम फिर से देखते हैं। ये एक मेटल सरफेस आपको दिखाई दे रही है। इस मेटल की सतह है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रेड डॉट में दिखाए हैं और यह इंसिडेंट लाइट है जो इस पर से फॉल होती है। तो इंसिडेंट लाइट के फोटोन को ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद चूँकि इनकी एनर्जी बढ़ जाती है इसलिए अपनी सरफेस छोड़ के ऊपर निकल जाते हैं और यही क्या कहलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो द्वैत प्रकार का व्यवहार हम समझेंगे। द्वैत व्यवहार से मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वह वेव की तरह से भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह से भी बिहेव करते हैं। मतलब उनमें तरंगों के गुण भी हैं और उनमें कणों के गुण भी हैं। तरंगों के गुण कौन कौन से हैं, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, मतलब व्यतिकरण और विवर्तन। यह जो गुण है ये हमेशा तरंगों में पाए जाते हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि कृष्णिका विकिरण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह जो गुण है ये पार्टिकल के नेचर हैं, मतलब कि कणों के नेचर हैं। तो जो लाइट है उसको वेव के रूप में समझना सरल है, लेकिन वह कण के रूप में भी व्यवहार करती, ये समझना उस समय काफ़ी मुश्किल था जिस समय इन सब चीज़ों की खोज हुई और ये बातें प्रस्तुत की गई। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि जो लाइट का रेडिएशन से वह वेव की तरह से भी व्यवहार करता है और पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करता है। तो लाइट एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका द्वैत व्यवहार हमको मिलता है। मतलब दोनों प्रकार के गुण होते हैं, प्रकाश का तरंग का गुण भी होता है और कण के समान भी गुण होते हैं। अब ऑन मोस्ट ओकेजन वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, लेकिन ज़्यादा करके एक समय में किसी एक पर्टिकुलर ओकेज़न पर एक प्रकार के गुण ही उसके महत्वपूर्ण होते हैं। जो लॉन्गर वेवलेंथ्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, बड़ी जो वेव्स हैं उनमें वेव प्रॉपर्टीज़ यानी कि तरंग के गुण अधिक होते हैं और छोटी वेव में कण के गुण यानी पार्टिकल के गुण अधिक होते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स कैसी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स बड़ी वेव्स होती हैं और बड़ी वेव्स होने के कारण ये रेडियो वेव्स, बड़ी वेव्स होने के कारण उनमें वेवलेंथ बहुत बड़ी है उनकी, इसलिए वेव लाइक स्ट्रक्चर उनमें, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ उसमें बहुत कम होती हैं। फिर जो गामा रेडिएशन है, गामा रेडिएशन के बारे में आपको पता है कि गामा रेडिएशन की वेव कैसी है, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसकी है, गामा रेडिएशन की है। तो गामा रेडिएशन ज़्यादा करके कैसा है, गामा रेडिएशन ज़्यादा करके पार्टिकल का प्रॉपर्टीज शो करता है, यानी कणों की प्रॉपर्टीज शो करता है। फिर लाइट ऑफ इंटरमीडिएट वेवलेंथ यानी बीच की जो वेवलेंथ के रेडिएशन है वह, उनमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वेव कैरेक्टर भी पाया जाता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी पाया जाता है। मतलब जो बीच की वेवलेंथ है उसमें तरंगों के गुण भी पाए जाते हैं और कणों के गुण भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में। यह बच्चों आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि जब एक प्रकाश की सफ़ेद किरण को, वाइट लाइट की एक किरण को प्रिज्म में से पास किया जाए तो वह 7 अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाती है, 7 अलग अलग प्रकार के कलर्स दिखाई जाते हैं, वो 7 अलग अलग प्रकार के रेडिएशन में डिवाइड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। जैसा कि यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक वाइट लाइट का सोर्स है, उसके आगे एक स्क्रीन लगाई है जिसमें एक स्लिट है, मतलब थोड़ा सा होल है जिसमें से एक रे पास हो सके, इस प्रकार से उस होल को मैनेज करते हैं। यह स्लिट में से एक रे निकली और यह किस पे जाके फॉल होती है, यह रे जो है प्रिज्म के ऊपर फॉल हो रही है। यह आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है, यह प्रिज्म है, इसके ऊपर रे क्या हो रही है, फॉल हो रही है। जब ये इसके ऊपर फॉल होती है तो यह विबग्योर बनाती है, मतलब ये 7 अलग अलग प्रकार के रेडिएशन में डिवाइड हो जाती है। यह जो रेडिएशन है ये चूँकि हमारी आँखों से दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इसमें हमको वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। इसको हम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम।
यहाँ जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम अगर ध्यान से देखते हैं तो इस एंड के ऊपर वॉयलेट कलर है और इस एंड के ऊपर रेड है। मतलब कि जब प्रिज्म में से रेडिएशन बाहर निकला है तो डेविएशन हुआ है, और डेविएशन स्मॉलर वेवलेंथ का, छोटी वेवलेंथ का डेविएशन ज़्यादा है, यानी वॉयलेट ज़्यादा एंगल से डेविएट हुई है और रेड जो है वो कम एंगल से डेवलप हुई, बेंट हुई है, डेविएट हुई है। तो वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज़्यादा है और रेड का डेविएशन सबसे कम है। तो जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना डेविएशन ज़्यादा होता है। अब ये जो स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, इस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक और दूसरा कलर है उसके बीच में कोई गैप नहीं है। जैसे वॉयलेट के बाद ब्लू है, ब्लू के बाद ग्रीन है और ग्रीन के बाद येलो है। तो ये जितने भी कलर हैं ये एक के बाद एक चले आते हैं। इसमें कहीं पे कोई भी गैप नहीं होती है, कोई भी गैप, यानी हम इनको अलग अलग नहीं बता सकते, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए कलर मिलते हैं। जैसे कि आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो भी यही स्पेक्ट्रम है, वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम रेनबो है जो कि आपने सबने देखा है। और रेनबो में आप हमेशा देखते हो कि एक में दूसरा कलर मिक्स करता हुआ रहता है, ब्लेंड करता हुआ रहता है। क्लियर कट डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ से यहाँ तक बैंगनी है, उसके बाद ब्लू शुरू हो गया, उसके बाद ग्रीन शुरू हुआ। हमको कलर्स दिखाई देते हैं पर उनके बीच में कोई प्रॉपर लाइन नहीं होती, मतलब एक दूसरे पे चढ़ते हुए कलर होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो यह जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है या कि इसको सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यह स्पेक्ट्रम जब बनता है तो जो लाइट है उसका रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, एयर से ग्लास में होता है और ग्लास से एयर में होता है, और इसलिए हमको कलर्स का बैंड मिलता है जिसको कि हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं या कि वर्णक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज होता हुआ दिखाई देता है, एक कलर में दूसरा कलर मर्ज होता है यानी मिलता चला जाता है, इसीलिए हम इसको लगातार मिलता है, मतलब बैंगनी रंग नीले में और नीला रंग हरे में मिलता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी कि सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। देखिए, जब किसी एटम को हीट अप किया जाता है, मतलब गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद, हीट करने के बाद वह जो भी रेडिएशन इमिट करता है उसको अगर एक स्लिट में से पास करने के बाद प्रिज्म पर डालें, जैसे कि ये ऊपर वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एटॉमिक इमिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये कब बनता है, यहाँ पर ये एक एक्साइटेड पार्टिकल है। एक्साइटेड पार्टिकल यानी उत्तेजित कण। कण उत्तेजित कब होता है, जब उसको हीट किया जाए या उसको रेडिएट किया जाए, यानी काफ़ी गर्म कर दिया जाए या उसके ऊपर कोई रेडिएशन डाल दिया जाए। तो बहुत हीट करने पर, गर्म करने पर जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो हायर स्टेट पे चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर में वो बहुत ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते, तो वो वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, और जब निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं, अपने मूल स्तर में लौटते हैं, तो रेडिएशन इमिट करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, यानी क्या मिलता है हमको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है। और जब इसको प्रिज्म में से हम पास करते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है इसमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करने के लिए, जैसे कि हम कोई भी, अगर हमने फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन लेते हैं, अगर हाइड्रोजन में से हम इसको पास करें, यानी एक वाइट लाइट को, ये वाइट लाइट यहाँ इसका सोर्स है और यहाँ पर हमने रखा हुआ है हमारा एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे कि हाइड्रोजन रखा हुआ है। अब इसमें से अगर इसमें से लाइट निकलता है, रेडिएशन, और स्लिट में से निकल के किसी प्रिज्म के ऊपर जाता है, तो यहाँ पर भी हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो इमिशन स्पेक्ट्रम के निगेटिव की तरह से होता है। मतलब इमिशन स्पेक्ट्रम में जहाँ जहाँ हमको चमकीली ब्राइट लाइंस मिलती हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वहाँ पर डार्क लाइन मिलती है, क्योंकि कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया है उसकी कोई चमक ना मिल करके वहाँ पर हमको ब्लैक लाइन मिलती है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो ये हुआ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हुआ? Whenever electromagnetic radiation interacts with atom and molecules of matter, the electron in these atom may absorb energy and jump to higher energy state, losing their stability. जब इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? दे नीड टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, वो लोअर लेवल में आना चाहते हैं, और इसके लिए क्या होता है? इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, और इसी इमिशन ऑफ रेडिएशन के कारण जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसा मैंने आपको बताया, क्या हुआ एब्जॉर्प्शन में? व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू एक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन, अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन, जब हम वाइट लाइट को अनएक्साइटेड एटॉमिक हाइड्रोजन में यानी नॉर्मल हाइड्रोजन एटम्स में से पास करते हैं, फिर एक स्लिट और प्रिज्म में से पास करते हैं, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें कुछ इंटेंसिटी के रेडिएशन की कमी होती है, कुछ वेवलेंथ उसमें से मिसिंग होती है। क्यों मिसिंग होती है? क्योंकि वह इंटेंसिटी के रेडिएशन, कुछ रेडिएशन हाइड्रोजन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। तो जो रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और यह इमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक निगेटिव होता है। जैसे हम कोई कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं और उसका निगेटिव होता है, तो निगेटिव हमारी इमेज का निगेटिव प्रिंट होता है, मतलब पॉजिटिव प्रिंट में हमको बराबर फ़ोटो मिलता है, और उस पॉजिटिव का जो फोटोग्राफिक प्लेट है वह निगेटिव कहलाता है। इसीलिए इमिशन एब्जॉर्प्शन का जो निगेटिव प्रिंट है वह कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। जब इमिटेड लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं और अगर हमको नैरो लाइंस मिलती हैं, बैंड्स नहीं मिलते हैं, जैसे हमने वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखा, वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में हमको बैंगनी रंग की पट्टी, ब्लू कलर की पट्टी, रेड कलर की पट्टी से चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ मिलती हैं, तो वो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। कंटिन्यूस भी हैं, बैंड भी हैं, लेकिन जहाँ पर हमको पतली पतली लाइंस मिलती हैं उसको लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, जहाँ पे सिंगल सिंगल लाइंस मिलती है, एक से ज़्यादा लाइन भी हो सकती है। और लाइन स्पेक्ट्रम की स्पेशलिटी ये होती है कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है किसी भी एटम के लिए कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब उसकी फिंगरप्रिंट की तरह से होते हैं। जैसे हमारी फिंगरप्रिंट होती है वैसे लाइन स्पेक्ट्रम भी एटम का फिंगरप्रिंट है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एटम एक डेफिनेट प्रकार का लाइन स्पेक्ट्रम देता है। उस हमेशा कहीं पे भी वो एटम मौजूद हो, अगर आप उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न में स्पेक्ट्रम मिलेगा। इस प्रकार से हमको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें समझते हैं कि वो क्या है, किसी भी एटम का यूनिक होता है और उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आज की सभी टॉपिक की सारी बातें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सुनने के लिए और समझने के लिए थैंक यू।